नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष चौधरी। किसान समाचार में होंगी कुछ ऐसी खबरें जिनका सरोकार सीधे आपसे। पर चलिए शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। देश मना रहा है 68वां गणतंत्र दिवस। राष्ट्रपति ने दी देशवासियों को बधाई। कहा, देश में कृषि को बढ़ावा देने की है जरूरत। नीति आयोग की एक समिति ने प्रधानमंत्री को सौंपी रिपोर्ट। देश भर में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए राज्य के मुख्यमंत्रियों की बनी थी समिति। केंद्र सरकार युवाओं के कौशल विकास पर दे रही है खासा ध्यान। देश में 1 करोड़ युवाओं को मिलेगा प्रशिक्षण। और चुनाव प्रक्रिया पारदर्शी बनाने के लिए देश भर में युवाओं को मतदान को लेकर किया जा रहा है जागरूक। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मतदाता जागरूकता के अभियान पर दिया जा रहा है बल। और खबरें विस्तार से। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 68वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित किया। अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई देते हुए कहा कि हमें उन वीरों और देश प्रेमियों को याद रखना चाहिए जिन्होंने हमें आजादी दिलाई। राष्ट्रपति ने केंद्र द्वारा शुरू किए गए विभिन्न कार्यक्रमों की प्रशंसा की और कहा कि देश प्रगति की ओर अग्रसर है। 68वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर देश के प्रथम नागरिक और तीनों सेनाओं के प्रमुख राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने जब देशवासियों को संबोधित किया तो उनका संदेश बहुत ही सीधा और साफ था। उन्होंने कहा कि आजादी के समय बनाए गए देश के मजबूत संस्थानों का हम सभी को आदर करना चाहिए। इन्हीं संस्थानों ने तमाम समस्याओं के बावजूद भारतीय लोकतंत्र को लगातार मजबूत किया है। 5 राज्यों में होने जा रहे विधानसभा चुनावों से ठीक पहले राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने लोकसभा और राज्यों में विधानसभा चुनावों को एक साथ कराने की बात कही। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यही सलाह पहले ही दे चुके हैं। The time is also ripe for a constructive debate on electoral reforms and a return to the practice of the early decades after independence, when elections to Lok Sabha and state assemblies were held simultaneously. अगले हफ्ते मंगलवार से शुरू होने वाले संसद के बजट सत्र से पहले राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने संसद में होने वाले लगातार गतिरोध पर भी अपनी चिंता जाहिर की। And yet our legislatures lose sessions to disruptions when they should be debating and legislating on issues of importance. Collective efforts must be made to bring the focus back to debate, discussion and decision making. राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भारत की सांस्कृतिक विविधता के संरक्षण और चुनौतियों के बीच सहिष्णुता को बचाए रखने की जरूरत पर भी जोर दिया। Our tradition has always celebrated the argumentative Indian, not the intolerant Indian. More than the unison of ideas, a healthy democracy calls for conformity to the values of tolerance, patience and respect for others. कालाधन और भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग के लिए किए गए विमुद्रीकरण का हवाला देते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि जितना ज्यादा नकद रहित लेन देन होगा, अर्थव्यवस्था में उतनी ही पारदर्शिता आएगी। उन्होंने सरकार के द्वारा समाज के हित के लिए शुरू की गई स्वच्छ भारत मिशन, आधार, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप और स्किल इंडिया जैसी बड़ी कल्याणकारी योजनाओं की प्रशंसा की। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने देश से गरीबी उन्मूलन, खाद्य सुरक्षा और आतंकवाद से मुकाबला जैसी चुनौतियों को स्वीकार करने का आह्वान किया। राष्ट्रपति का ये संदेश गणतंत्र दिवस का महज रस्मी संबोधन नहीं है, बल्कि देश के सामने मौजूद चुनौतियों से निपटने का मूल मंत्र है। न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज। और बात गणतंत्र दिवस पर होने वाली परेड की। परेड में महिलाओं के असीमित शक्ति का भी प्रदर्शन किया गया। परेड में विभिन्न सैन्य बलों में महिलाओं की बढ़ती भूमिका की तस्वीर साफ तौर पर दिखाई गई। इस बार परेड में सेवानिवृत्त सैनिकों की भी झांकी रखी गई।
राजपथ पर मौजूद दर्शकों ने नौसेना के जवानों की परेड का भी आनंद उठाया। परेड में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ की भी शानदार झांकी शामिल हुई है। और रेगिस्तान के जहाज कहे जाने वाले सजे धजे ऊंटों पर सवारी करते जवानों ने लोगों का मन मोह लिया। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की टुकड़ी ने अपने अनुशासित अंदाज में परेड में शामिल होकर परेड की शोभा बढ़ा दी। और राष्ट्रीय कैडेट कोर के कैडेट्सों की टुकड़ी ने राजपथ पर परेड कर अपने अनुशासन और देश सेवा का प्रदर्शन किया। परेड के दौरान राजपथ पर जवानों ने मोटरसाइकिलों पर अनूठे करतब दिखाकर लोगों को तालियां बजाने के लिए मजबूर कर दिया। स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस, जगुआर और मिग ने भी गर्जना के साथ अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए परेड का समापन किया। और 68वें गणतंत्र दिवस के मौके पर दूरदर्शन किसान कार्यालय में भी झंडारोहण किया गया और उन वीरों और देश प्रेमियों को याद किया गया जिन्होंने हमें आजादी दिलाई। अड़सठवां गणतंत्र दिवस समारोह केंद्रीय कार्यक्रम निर्माण केंद्र खेलगांव नई दिल्ली में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। समारोह में ध्वजारोहण अपर महानिदेशक दूरदर्शन किसान चैनल आलोक अग्रवाल द्वारा किया गया। ध्वजारोहण के पश्चात गार्ड ऑफ ऑनर हुआ। उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि गणतंत्र दिवस संपूर्ण भारतवासियों के गर्व का दिन है। इस त्योहार को मनाने हम लोग आज आए हैं और एक ऐसा भी दिन है जिस दिन हमें उन सब लोगों को याद करना चाहिए जिन्होंने इस दिन को मनाने में योगदान दिया है। गार्ड ऑफ ऑनर के बाद किसान चैनल के युवा कर्मियों द्वारा देशभक्ति गीत प्रस्तुत किए गए। समारोह में उप महानिदेशक अभियंता तथा किसान चैनल, उर्दू चैनल एवं डीडी स्पोर्ट्स के कर्मी उपस्थित थे। और अब बात दुग्ध उत्पादन की। आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के साथ ही डेयरी बेरोजगारी दूर करने में भी सहायक है। किसान दूध उत्पादन को बढ़ावा देकर स्वावलंबी हो सकते हैं। उक्त बातें केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री सुदर्शन भगत ने कही। वह प्रकरण क्षेत्र के अरु पंचायत में दुग्ध संग्रह केंद्र का उद्घाटन करने के बाद बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य में डेयरी के विकास के लिए सरकार की ओर से कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसके तहत डेयरी के माध्यम से किसानों को दुधारू गाय अनुदान में दी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि किसान दूध संग्रह केंद्र डेयरी में दूध बेचकर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। उन्होंने किसानों को डेयरी उद्योग का लाभ लेने का आह्वान किया। इस मौके पर डेयरी मैनेजमेंट से जुड़े डीएस खन्ना ने बताया कि अरु ग्राम में 2000 लीटर शीतल दुग्ध संग्रह केंद्र से किसानों को काफी लाभ होगा। इससे किसान भाई दूध की खपत करने में असमर्थ नहीं होंगे। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक ने कहा है कि सूबे के विकास के लिए युवाओं को औद्योगिक और आर्थिक क्षेत्र में अपना योगदान देना चाहिए। नाईक ने लखनऊ में कहा कि युवा शक्ति देश की पूंजी है। हमारा दायित्व है कि इस पूंजी को देश के विकास में कैसे उपयोग करें। युवाओं के गलत दिशा में जाने से गंभीर परिणाम हो सकते हैं। प्रदेश के विकास के लिए युवा औद्योगिक और आर्थिक क्षेत्र में अपना योगदान दें। युवाओं को उचित दिशा देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि 21 करोड़ की आबादी है जिसका मुख्य व्यवसाय कृषि है। विकास की चुनौती को स्वीकार करते हुए आत्मविश्लेषण करना होगा। उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनेगा तभी भारत बढ़ेगा। उद्योग के लिए मानसिक बदलाव भी जरूरी है। और देश भर में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने का खाका तैयार करने के लिए नीति आयोग ने राज्य के मुख्यमंत्रियों की एक समिति बनाई थी, जिसका अध्यक्ष आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को बनाया था। इस समिति ने कल अपनी सिफारिशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंप दी है। इस मौके पर समिति में सदस्य के तौर पर शामिल
सिक्किम के मुख्यमंत्री पवन चामलिंग, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद थे। समिति ने पुरानी तारीख से किसी भी तरह के टैक्स नहीं लगाने की सिफारिश की है। साथ ही डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए लेन देन शुल्क को कम करने के साथ ही अनेक उपायों की सिफारिश की गई है, ताकि आम लोगों के साथ ही छोटे व्यापारी भी डिजिटल पेमेंट की तरफ आकर्षित हो सके और चुनाव प्रक्रिया पारदर्शी हो और मतदान प्रतिशत अधिक हो, इसके लिए 5 राज्यों के जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए कई तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। जिलाधिकारी से लेकर जिला प्रशासन गांव-गांव जाकर लोगों को मतदान के लिए जागरूक कर रहा है। पेश है सुधीर त्रिपाठी और आयुष की यह खास रिपोर्ट। 25 जनवरी 1950 को भारत निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था, जिसके चलते राजनीतिक प्रक्रिया में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए वर्ष 2011 से निर्वाचन आयोग की स्थापना दिवस 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाने की शुरुआत हुई। 5 राज्यों के चुनाव की तिथि घोषित हो चुकी है। 4 फरवरी से लोकतंत्र के महापर्व का बिगुल बज जाएगा। हर मताधिकार अपने मत के प्रयोग से एक पारदर्शी चुनी हुई सरकार बनाने के इस अभियान में योगदान देगा। राष्ट्रीय मतदाता दिवस को लेकर उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में कई कार्यक्रम किए जा रहे हैं, ताकि मतदाताओं को वोटिंग की महत्ता को बताया जा सके, साथ ही उन्हें वोटिंग करने के लिए जागरूक भी किया जा सके। तो सुनियोजित ढंग से जो हमारे मतदाता हैं उनको सुशिक्षित किया जाए और उनका पार्टिसिपेशन सुनिश्चित किया जाए। इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन प्रोग्राम, इसको शॉर्ट में स्वीप प्रोग्राम। एनजीओ हो सकती है, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, मीडिया हो सकती है, इन सबको साथ में लेकर के जो अच्छी प्रैक्टिसेस हैं, हम बार बार कहते हैं कि इलेक्टोरल रिफॉर्म होना चाहिए, तो रिफॉर्म का जो प्रोग्राम है वो डायलॉग में लेकर के आए, इनको बातचीत में लेकर के आए, ताकि हमारे मतदाता इनको आत्मसात करें। जिलाधिकारी से लेकर जिले के सभी अधिकारी मतदाताओं को जागरूक करने के लिए कई तरह से प्रयास कर रहे हैं। युवाओं को मत की गरिमा और महत्ता बताने के लिए नुक्कड़ नाटक, रंगमंच के माध्यम से प्रेरित किया जा रहा है। पहली बार वोट देने वाले युवाओं को ईवीएम मशीन की जानकारी भी दी जा रही है। चुनाव आयोग द्वारा पिछले 7 वर्षों से 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। चुनाव आयोग का मानना यह है कि अब चुनाव में मतदाताओं की परसेंटेज बढ़े और इसके लिए चुनाव आयोग अपने कर्मचारियों के माध्यम से, हम लोगों के माध्यम से मतदाताओं में वोट देने की जागरूकता बढ़ाता है। स्वीप, जिसको स्वीप कार्यक्रम कहते हैं, गांव-गांव में गोष्ठियां करना और इस तरह से काम करना, जिससे कि महिला मतदाताओं और अन्य लोगों जो लोग वोट देने नहीं जाते वो मैक्सिमम बूथ पे जाएं। इसी कार्य में मेहनत करने पर जिला चयन समिति द्वारा मेरा नाम चयनित किया गया है, जिसे मुझे पुरस्कृत किया गया है। पारदर्शी चुनाव और जागरूक मतदाता अभियान में अच्छा काम करने वाले अधिकारियों को प्रोत्साहन पुरस्कार भी दिया जा रहा है। स्वीप स्कीम के तहत मतदाता की जन सहभागिता सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है। इसके साथ ही मतदान केंद्रों पर सुविधाओं की कमी न हो, कुछ आदर्श बूथ बनाए जाते हैं। पीने का पानी की व्यवस्था, फोन रखने की व्यवस्था, दिव्यांगों को लाने और ले जाने की सुचारू व्यवस्था, साफ सफाई, स्वच्छ शौचालय, महिलाओं के अलग से लाइन, इन सभी पर रायबरेली प्रशासन काफी संवेदनशीलता के साथ काम कर रहा है। चुनाव आयोग का ये मानना है कि इलेक्शन किसी भी मतदाता के लिए बोझ न हो। इलेक्शन का वोट देने जब जाए तो वो वहाँ पे उस स्थान पे होमली फील करे। जो वहाँ मिनिमम बेसिक फैसिलिटी है कि पानी रहे, छाया रहे, इस तरह की उनके अगर कहीं कोई थका है तो उसके बैठने के लिए चेयर्स की व्यवस्था हो, जो जिससे कि उसको ये ना लगे कि हम चुनाव में खड़े हैं, घंटों घंटों लाइन में खड़े हैं। और इसी नाते उनकी अरुचि बढ़ती थी कि कौन 1 घंटे लाइन में बढ़ जाए खड़े होने के लिए। इस नाते चुनाव आयोग का ये कॉन्सेप्ट है कि आदर्श बूथ पे उनको होमली फीलिंग दिया जाए। राष्ट्रीय मतदाता दिवस का उद्देश्य लोगों के मतदान को लेकर जागरूकता फैलाने के साथ ही सही पारदर्शिता स्थापित करना है, ताकि चुनाव में मतों के प्रतिशत के साथ ही पारदर्शिता भी बढ़े। रायबरेली से सुधीर त्रिपाठी और आयुष की रिपोर्ट, टीजी न्यूज। और अब बात कौशल विकास योजना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार युवाओं के कौशल विकास पर खासा ध्यान दे रही है। कौशल विकास को बढ़ावा देने की दिशा में केंद्र सरकार द्वारा किए गए विभिन्न प्रयासों की वजह से पिछले 2 साल में देश में कुशल श्रमिकों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की वजह से भी कौशल विकास को बढ़ावा देने में काफी मदद मिली है। कौशल विकास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्राथमिकताओं की फहरिस्त में सबसे ऊपर है।
इसी कारण युवाओं के कौशल विकास के मामले में गत 2 वर्षों में उल्लेखनीय प्रगति देखने को मिली है। सरकार द्वारा किए गए प्रयासों की वजह से पिछले 2 साल में प्रशिक्षित भारतीयों की तादाद में करीब 37% की वृद्धि हुई। 2014 में जहां प्रशिक्षित लोगों की तादाद 76 लाख थी, वहीं 2016 में यह संख्या बढ़कर 1.04 करोड़ हो गई। इसका श्रेय कई सरकारी योजनाओं को जाता है, जिनमें सबसे प्रमुख है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। कौशल भारत कुशल भारत के मिशन के साथ इस योजना की शुरुआत जुलाई 2015 में हुई थी। योजना के तहत साल 2015-16 में 15 लाख से भी अधिक युवाओं को प्रशिक्षित किया गया। पहले साल में ही योजना की सफलता को देखते हुए सरकार ने इसे और 4 साल के लिए लागू करने का निर्णय लिया। 2016 से 2020 के बीच प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत 1 करोड़ युवाओं के कौशल प्रशिक्षण का लक्ष्य रखा गया है। 4 साल में इस पर 12,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। युवाओं को विश्व स्तरीय कौशल प्रशिक्षण के अवसर मुहैया कराने के मकसद से केंद्र सरकार ने देश में पहली बार इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स खोलने का निर्णय भी लिया। सरकार ने साथ ही देश भर के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों यानी ITI में सुधार कर इन्हें मॉडर्न ITI में तब्दील करने का निर्णय लिया। मई 2014 से मई 2016 के बीच देश में ITI की संख्या 10,750 से बढ़कर 13,105 हो गई। पिछले 1 साल में ही 1141 नए ITI खोले गए हैं और इनकी सीटों की संख्या में भी 1,73,000 की वृद्धि की गई है। इसके अलावा अप्रेंटिसशिप कानून में भी दिसंबर 2014 में संशोधन किया गया, जिसके तहत नियोक्ता श्रमिकों की कुल संख्या का 10% तक अप्रेंटिस के तौर पर रख सकते हैं। इस संशोधन की वजह से गत 2 साल में देश में प्रशिक्षुओं की तादाद 2,70,000 से बढ़कर 3,10,000 हो गई है। अगले 20 साल के दौरान देश में श्रमिकों की संख्या में 32% की वृद्धि होने की संभावना है। ऐसे में कुशल श्रमिकों की फौज तैयार करने की जरूरत है ताकि देश आर्थिक तरक्की की राह पर तेजी से अग्रसर हो सके। निशांत सौरभ, DD न्यूज, दिल्ली। और अब एक नजर देश भर की मंडी भाव पर। मक्का के भाव कुछ समय से सीमित दायरे में है। इसके जनवरी महीने के औसत भाव की तुलना दिसंबर महीने से करें तो भाव में कोई खास फेरबदल देखने को नहीं मिला। दिसंबर महीने के दौरान मक्का के औसत भाव रहे 1,438 रुपए 12 पैसे। जनवरी महीने के दौरान भाव में कोई बड़ा बदलाव नहीं दिखा और भाव 1,489 रुपए 66 पैसे रहे। एगमार्क नेट के अनुसार देश की अलग अलग मंडियों में मक्का के सौदे इस तरह हुए। मध्य प्रदेश की डिंडोरी मंडी में 4 जनवरी को मक्का का भाव था 1,366 रुपए। 18 जनवरी को भाव में 4 रुपए की मामूली तेजी दर्ज की गई, जिसके बाद मक्का 1,370 रुपए के स्तर पर जा पहुंचा, जबकि 26 जनवरी को भाव में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं दिखा और भाव अपने पुराने स्तर पर ही बना रहा। इस राज्य की सेगांव मंडी में भाव इस तरह रहे। यहाँ 4 जनवरी को मक्का का भाव था 1,365 रुपए। 20 जनवरी को भाव में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं हुआ और भाव 1,365 रुपए ही रहा, जबकि 26 जनवरी को भाव में 165 रुपए की गिरावट आई, जिसके बाद भाव रह गया 1,200 रुपए। अब बात करते हैं तेलंगाना की मंडियों की। यहाँ की वारंगल मंडी में 4 जनवरी को मक्का का भाव था 1,437 रुपए। 16 जनवरी को भाव में 55 रुपए की गिरावट देखने को मिली, जिसके बाद भाव रह गया 1,382 रुपए। वहीं 26 जनवरी आते आते भाव में तेजी का रुख बना और भाव 118 रुपए की तेजी के बाद 1,500 रुपए के स्तर पर जा पहुंचा। हालांकि इस दौरान आलमपुर मंडी में किसी तरह का कोई फेरबदल देखने को नहीं मिला। यहाँ 4 जनवरी को मक्का का भाव था 1,365 रुपए। 16 जनवरी को भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ और भाव अपने पुराने स्तर 1,365 रुपए पर कायम रहे। 26 जनवरी को भी मक्का के सौदे बिना किसी बदलाव के 1,365 रुपए के भाव पर ही हुए। कृषि मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार इस साल मक्का का रकबा बीते साल से आगे चल रहा है। इस रबी सीजन में 20 जनवरी तक मक्का की बुआई 15,71,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान ये आंकड़ा 14,22,000 हेक्टेयर ही था।
धान के भाव में कुछ मंडियों में तेजी देखी जा रही है तो कहीं कहीं स्थिरता भी बनी हुई है। इसके भाव की बात करें तो छत्तीसगढ़ की प्रतापपुर मंडी में कल इसकी आवक रही 404 टन 8 क्विंटल और यहाँ सामान्य धान का भाव रहा 1470 रुपए, जबकि IR 36 क्वालिटी धान का भाव रहा 1510 रुपए। पश्चिम बंगाल की बर्धमान मंडी में धान की कुल आवक रही 674 टन, यहाँ पर सामान्य क्वालिटी के धान का भाव रहा 1290 रुपए और फाइन क्वालिटी के धान का भाव रहा 1484 रुपए। उत्तर प्रदेश की डिबाई मंडी में आवक रही 80 टन और यहाँ बासमती क्वालिटी का भाव रहा 2450 रुपए। आंध्र प्रदेश की राजम मंडी में आवक रही 65 टन और यहाँ 1001 क्वालिटी धान का भाव रहा 1470 रुपए। इस साल रबी में धान का रकबा बीते साल की तुलना में थोड़ा पीछे चल रहा है। और मंडी भाव के बाद एक नजर मौसम के मिजाज पर। जम्मू कश्मीर में इस समय जमकर बरसात हो रही है और कई जगह बर्फबारी भी हो रही है। राज्य के राजौरी, रामबन, पुंछ और उधमपुर जिलों में गेहूं और सरसों की फसल की निगरानी करते रहें और मौसम साफ रहने पर यूरिया डालें। ठंड के मौसम में इन इलाकों में आड़ू, आलू बुखारा, खुबानी, बादाम और अखरोट के नए पौधे रोप सकते हैं। साथ ही ग्रीष्मकालीन सब्जियों की बुआई भी कर सकते हैं। बेहतर होगा कि इनकी बुआई पॉली हाउस में करें। इन इलाकों में चूंकि ठंड काफी ज्यादा है, इसलिए खेत में खड़ी सब्जियों को ठंड से बचाने के लिए गीली घास से पलवार करें। इसके अलावा केसर के खेतों में खरपतवार को बढ़ने से रोकने के लिए निराई गुड़ाई करें। वहीं उत्तराखंड के भाबर, तराई और उधम सिंह नगर जिले में पुदीने की बुआई करें। किसान पुदीना की प्रजातियों में कोशी, सक्षम, कुशल, हिमालय, सरयू और सिम क्रांति का चयन करें। वहीं नैनीताल जिले में साफ मौसम होने पर पकी सरसों की कटाई जारी रखें। इन इलाकों में ग्रीष्मकालीन कद्दू और बसंत के गन्ने के लिए खेत तैयार करें। जो किसान फलों और मेवों की फसलें बोना चाहते हैं वो सेब, नाशपाती, आलू बुखारा और अखरोट की बुआई शुरू करें। ये तो था उत्तरी इलाकों की बात। अब बात करते हैं पश्चिम भारत की। जिन किसानों ने महाराष्ट्र में पत्तेदार सब्जियों की समय रहते बुआई कर ली थी, वो अब इनकी कटाई जारी रखें। साथ ही बैंगन और मिर्च की रोपाई करते रहें। मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में शुष्क मौसम बना हुआ है। ऐसे में गन्ना, गेहूं, चना, मक्का, ज्वार और सब्जियों के साथ फलों के बागों में हल्की सिंचाई कर ले। समय पर बोई अरहर भी अब पक चुकी है, उसकी भी कटाई जारी रखें। ग्रीष्मकालीन मूंगफली के लिए खेत तैयार करें। भिंडी, करेला, खीरा, तुरई, लौकी की बुआई जारी रखें। वहीं दक्षिण गुजरात के जिन किसानों की यहाँ चने की फसल में फली बन रही है, वो इसकी सिंचाई कर ले। गेहूं में भी जरूरत के हिसाब से हल्की सिंचाई कर ले। राज्य के उत्तरी और पश्चिमी इलाकों में बागों और सौंफ में हल्की सिंचाई करें। मध्य गुजरात में सरसों की हल्की सिंचाई करें। तो किसान समाचार में आज बस इतना ही। नमस्कार।